साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं डिस्कस करने वाला हूं ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फॉर्जरी। आप सब जानते हैं या जिनको मालूम नहीं है, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि फॉर्जरी के लिए जो स्पेसिफिक सेक्शन है वो है सेक्शन 463 एंड सेक्शन 465 ऑफ आईपीसी, और इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है जिसके लिए सेक्शन है 464 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 467 ऑफ आईपीसी जो है ये डील करता है विद स्पेशल कैटेगरी ऑफ फॉर्जरी, जिसमें वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कोई विल है, अगर उसकी फॉर्जरी हुई है तो उसके लिए मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, पनिशमेंट क्या होगा, जिस संबंध में जो है प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 467 आईपीसी को, और इसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 463 आईपीसी को, ताकि चीज़ें हमें क्लियर हों और हम उसके अकॉर्डिंगली अपना बचाव तैयार कर सकें और अपना बचाव कर सकें। साथियों, कई बार एक बेसिक प्रॉब्लम आप सब लोगों में से निकल के आती है कि हमारे पर जो है चार्ज है फॉर्जरी का और हम जो है केस फेस कर रहे हैं, तो कैसे बचें, इसका बचाव क्या होगा। या कई बार समस्या ऐसी भी आती है कि किरायानामा है, उसकी फॉर्जरी है और आरोप जो है मकान मालिक के हैं, और आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है उस मकान मालिक से, और उसने स्टोरी को चेंज करते हुए या आपकी जो मासूमियत है उसका फ़ायदा उठाते हुए आप पर गलत केस किया है। तो वहाँ पर क्या क्या लीगल बचाव हो सकते हैं कानून में, कानून के ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हमें आर्ग्यू करना है, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, ये सब मैं डिस्कस करूँगा आज के अध्याय में। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो, बात को समझो, कंसेप्चुअली क्लियर हो जाओ और लड़ो अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि जब तक जिंदा हो आपको लड़ना होगा। और एक बात मैं कह दूँ कि सुखी इस जीवन में दो ही लोग हैं, एक वो जो पैदा नहीं हुए और दूसरे वो जो मर गए। तो तीसरी कैटेगरी का जो व्यक्ति है, मीन्स चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, चूँकि हम जिंदा हैं तो दुख तो हमारे साथ चलेगा ही चलेगा, ट्रबल जो है चलेंगी, पर उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है ये हमारी बुद्धिमत्ता है, ये हमारी क्लेवरनेस है। कोई भी चीज़ जो है मुश्किल नहीं है, आपको केवल और केवल उसका उपचार नहीं मालूम, कैसे कंटेस्ट करना है ये नहीं मालूम, तो आप जो है परेशान हो जाते हो। और जो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं इवन कई बार उन तक को नहीं मालूम होता कि कैसे कंटेस्ट करना है और क्या क्या हमें दाव पेच रखना है। तो एक एक चीज़ को हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप लेके, और कहते हैं ना कि कड़ी से कड़ी जुड़ने पर हम जो मंजिल है उस तक आसानी से जो है पहुँच सकते हैं। तो आज उस कड़ी से कड़ी को हम जोड़ेंगे और फॉर्जरी के कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट को एज़ फार एज द वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कोई ऐसा कोई वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है उसके सिनेरियो में जो है हम समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सेक्शन 467 ऑफ आईपीसी आपको डिस्प्ले हो रहा है। इसमें क्या लिखा है? फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी कॉमा विल एक्सेट्रा। तो कुल मिला के इस कैटेगरी की जो फॉर्जरी है उसको स्पेसिफिक किया गया कि अगर वैल्यूएबल सिक्योरिटी है या विल है और उसकी फॉर्जरी है तभी सेक्शन 467 एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब कि हमने ऐसे कोई फॉर्जरी करी है या ऐसा हमारे पर कोई आरोप है जिसमें एलिस डॉक्यूमेंट जो है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है या विल नहीं है, तो इस सिनेरियो में सेक्शन 467 आईपीसी के एप्लीकेबल होने की स्थिति वहाँ पर नहीं रहेगी। अब साथियों, वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है इसको भी हम पढ़ेंगे इन द लेटर स्टेज ऑफ द प्रेजेंट चैप्टर। क्लियर हो गया? साथियों, इसका वर्डिंग्स क्या है कि हुएवर फॉर्ज, कि जो कोई फॉर्ज करता है अ डॉक्यूमेंट। अब ये फॉर्जरी क्या है जिसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 463 ऑफ आईपीसी। यहाँ पर आप होल्ड करके इसको अंडरलाइन जो है कर लेना। विच परपोर्ट्स टू बी अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी और अ विल, कि जो संभावित वैल्यूएबल सिक्योरिटी है या विल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। और एन अथॉरिटी टू अडॉप्ट अ सन, मैं बात कर रहा हूँ अडॉप्शन डीड की। और विच परपोर्ट्स टू गिव ऑथोरिटी टू एनी पर्सन टू मेक, इसको अंडरलाइन कर लो और लिख लो, और टू ट्रांसफ़र एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। क्लियर है? या तो वो ऐसी अथॉरिटी हो जिसके कॉन्सिक्वेंटल में उसके पास एक पावर है टू मेक और टू ट्रांसफ़र द वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और टू रिसीव द प्रिंसिपल, यह बात हो रही है मूलधन की, और इंटरेस्ट और डिविडेंड देयर ऑन, और टू रिसीव और टू डिलीवर एनी मनी, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी एन एक्वाइटेंस और रिसिप्ट एक्नॉलेजिंग द पेमेंट ऑफ मनी, और एन एक्वाइटेंस और रिसिप्ट फॉर द डिलीवरी ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी शेल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो इसमें आजीवन कारावास भी हो सकता है, और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर एंड शेल ऑल्सो लायबल टू फाइन। क्लियर है?
अब यहाँ पर एक बात समझने की, जो पनिशमेंट है वो सबसे आखिरी में है, पर उससे पहले प्रोसिक्यूशन को एक लंबा रास्ता तय करना है। सबसे पहले इनको ये प्रूव करना है कि किसी के द्वारा हुएवर, इसमें इसलिए वर्ड यूज़ किया गया, फॉर्जरी की गई है किसी डॉक्यूमेंट की जो प्रपोर्टिंग है टू बी अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी और अ विल, और उसके केस स्टेटस में क्या क्या इन्वॉल्व है, अडॉप्शन डीड, और क्या इन्वॉल्व है, ऐसी अथॉरिटी जिसके कॉन्सिक्वेंस में वो पर्सन उस वैल्यूएबल सिक्योरिटी को या तो मेक कर सकता है या वो ट्रांसफ़र कर सकता है, और रिसीव कर सकता है प्रिंसिपल या इंटरेस्ट या डिविडेंड देयर ऑन, या वो रिसीव कर सकता है या वो डिलीवर कर सकता है किसी मनी को, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, या किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को जो कि किसी पेमेंट की रिसिप्ट है या एक्वाइटेंस है, या किसी प्रॉपर्टी की डिलीवरी की रिसिप्ट है या एक्वाइटेंस है, या किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिलीवरी की रिसिप्ट है या एक्वाइटेंस है। तो इस सिनेरियो में ये सेक्शन जो है एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। बट इस सेक्शन को अगर अपन अपरेंटली देखें तो कुछ बातें छुप गई कि फॉर्जरी क्या है, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बस एक ही बात है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी है या विल है और उसकी फॉर्जरी है, तो इस सिनेरियो में द पर्सन वुड बी गिल्टी। तो हमको यहाँ पर अब एक चीज़ जो है इसके सेकंड पार्ट में समझनी है कि व्हाट इज़ फॉर्जरी, और फॉर्जरी के लिए क्या क्या एलिमेंट जो है कोड को देखने होंगे। क्लियर है? तो अपन हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट पर्टेन टू सेक्शन 463 ऑफ आईपीसी। साथियों, फॉर्जरी जैसा कि आप देख रहे हैं इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 463 ऑफ आईपीसी में। व्हाट इट सेज? इट सेज हूएवर, जो कोई भी मेक करेगा एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, दोनों इसमें चीज़ें आ गई है, और अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विद इंटेंशन टू कॉज डैमेज और इंजरी। तो यहाँ पर हमने एक बात समझी कि एक्ट और मैंसरिया जो है दोनों ही एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा, ऐसा काम ऐसी इंटेंशन से होना चाहिए कि किसी को आप डैमेज करें या इंजरी करें। वो व्यक्ति कौन है जिनको आप डैमेज करेंगे? या तो वो होगी जनरल पब्लिक। क्लियर है? तो उसमें वर्ड क्या यूज़ हुआ है? टू द पब्लिक, और टू एनी पर्सन, और टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल, किसी क्लेम को सपोर्ट करना या किसी टाइटल को सपोर्ट करना। उदाहरण के लिए मान लो मैं किसी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हूँ, मैं फॉर्ज डॉक्यूमेंट तैयार करता हूँ और ये क्लेम करता हूँ कि इस मकान का मालिक जो है वो मैं हूँ, तो वहाँ पर फॉर्जरी के सेक्शन एप्लीकेबल तब होंगे जब दो बातें प्रूव करते हैं प्रोसिक्यूशन, कि मुझे रॉन्गफुल गेन हुआ है, अगले को रॉन्गफुल लॉस हुआ है, और डॉक्यूमेंट बनने की नीयत हर सूरत में किसी क्लेम को या टाइटल को सपोर्ट करने की थी। क्लियर है? और टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विद प्रॉपर्टी, मतलब उसका प्रॉपर्टी में हक खत्म हो जाए। क्लियर है? और टू एंटर इनटू एनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्जरी करना किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर अपन होने के लिए। मान लो जी आपने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा, मैंने किसी और से जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बट ये शो करने के लिए कि मैं भी आपका जो है पार्टनर हूँ और हमारे बीच एक एग्रीमेंट है, आपने फॉर्ज डॉक्यूमेंट जो है तैयार कर लिया, ताकि इजीली जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाए या इजीली उसके बेसिस पे आप अन्य कॉन्ट्रैक्ट को जो है एग्जीक्यूट कर लें, देन इट वुड बी अ केस ऑफ फॉर्जरी। क्लियर है? और टू कमिट फ्रॉड, कि फ्रॉड कमिट करने के लिए भी अगर कोई डॉक्यूमेंट फॉर्ज तैयार किया गया है, इट वुड बी अ केस ऑफ फॉर्जरी, और दैट फ्रॉड में बी कमिटेड। तो अगर वो फ्रॉड कमिट भी हो जाता है देन इट वुड बी अ केस ऑफ फॉर्जरी। क्लियर है? अब फ्रॉड क्या है यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। फ्रॉड कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 17 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, भारतीय संविदा अधिनियम में, कि उन फैक्ट्स को डिपोज करना या सस्टेन करना या स्पेसिफिक करना जो आरंभ से ही फॉल्स हैं, और ये जानकारी उस व्यक्ति को है जो उन्हें डिपोज कर रहा है। मान लीजिए उदाहरण के लिए मेरे पास एक पेन है, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मैंने ये पेन जो है वो लिया है शिमला से, और इसकी कीमत जो है वो 500 रुपये, जबकि ये पेन शिमला से नहीं लिया गया है और ना ही इसकी कीमत जो है वो 500 रुपये है। ये मैंने आपको झूठ कहा ताकि आप इस पेन को शिमला का पेन समझ के जो है वो ख़रीद लें। तो मैंने जो एक्टिव फैक्ट्स है जिसके आधार पर आपकी डिसीजन होनी थी, उस डिसीजन को प्रभावित करने के लिए फॉल्स फैक्ट को अवॉइड किया। तो वहाँ पर आपने उन फॉल्स फैक्ट पर रिलाई किया और अल्टीमेटली आप उस कॉन्ट्रैक्ट में या उस एग्रीमेंट में एंटर अपॉन हुए और आपके साथ जो है फ्रॉड कमिट हुआ, देन इट वुड बी अ केस ऑफ फॉर्जरी। अगर वो डॉक्यूमेंट जो है मेक हुआ है हमारे बीच में जिसमें लिखे गए फैक्ट जो है वो फॉल्स है। क्लियर है? तो कुल मिला के एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर निकल के आती है कि द डॉक्यूमेंट शुड बी मेड, नंबर 2, इट मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू कॉज डैमेज और इंजरी। अब इंटेंशनल क्या है? इसके दो पर्सपेक्टिव हैं, या तो वो एक्ट डिसऑनेस्टली हो या वो इंटेंशनली हो। अब जिसके लिए जो बेसिक प्रोटोकॉल है शुरुआत में आईपीसी के, उसको भी जो है देखना होगा अपने को कि व्हाट इज़ इंटेंशन, और इंटेंशन हम कैसे एट्रीब्यूट करेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बुरी इंटेंशन के लिए बेसिक वर्ड जो यूज़ हुए कानून में वो है डिसऑनेस्ट, कहते हैं ना बेईमान। और डिसऑनेस्ट को डिफाइन किया गया सेक्शन 24 आईपीसी के अंदर। व्हाट इट सेज, हूएवर डज एनी एक्ट विद इंटेंशन
ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, कि खुद को तो रॉन्गफुल गेन हो और दूसरे को रॉन्गफुल लॉस हो, तो इस सिनेरियो में जो एक्ट होगा इट वुड बी टर्म्ड एज एक्ट डन विथ डिसऑनेस्ट। क्लियर है? तो अब हम तीनों एलिमेंट्स को मिलाकर पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। पहली बात ये कि 467 को जब भी आप पढ़ेंगे, यहाँ पर प्रोसिक्यूशन होगा तो उसको पढ़ना है अपने को इन द लाइट ऑफ सेक्शन 24 ऑफ आईपीसी विथ सेक्शन 463 ऑफ आईपीसी। नंबर 1, एलिमेंट जो फॉर्जरी के हैं वो हैं मेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, नंबर 2 विद इंटेंशन टू कॉज डैमेज और इंजरी टू द पब्लिक और टू द पर्टिकुलर पर्सन। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर रॉन्गफुल लॉस नहीं है अगली पार्टी को और आपको रॉन्गफुल गेन नहीं है तो इस सिनेरियो में किसी भी रूप में फॉर्जरी जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगी। उदाहरण के लिए ए पर चार्ज है कि उसने एक फॉर्ज डॉक्यूमेंट तैयार किया, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रूव नहीं कर पाया रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन, इंटेंशन टू मेक, तो इस सिनेरियो में अक्यूज को किसी भी रूप में दोष सिद्ध नहीं किया सकता। तो मेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इज मस्ट। क्लियर है? अब मेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है और उसको लेकर प्रोटोकॉल क्या है BR शर्मा के, ये अपन डिस्कस करेंगे आगे आने वाली सीरीज़ के अंदर। तो साथियों, कुल मिला के आज मैंने जो डिस्कस किए हैं उससे मैं काफ़ी हद तक क्लियर है कि फॉर्जरी के एलिमेंट क्या है और फॉर्जरी जब डेलिब्रेट फॉर्म में होगी तो उसके लिए क्या क्या सिनेरियोस को जो है देखना पड़ेगा, और बेसिक एलिमेंट क्या है मेकिंग के और इंटेंशन के। क्लियर है? सेटिस्फाइड? ठीक है जी। तो साथियों, कुल मिला के हमने एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है डिस्कस किया। इसमें हमने सेक्शन 24, सेक्शन 463, सेक्शन 464 आईपीसी को जो है बहुत तसल्ली से पढ़ा। एक एक एलिमेंट को हमने खुल के डिस्कस किया। तो जब भी आपके ऊपर चार्ज हो फॉर्जरी का तो 3 बातें विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले बात, हु इज़ मेकर ऑफ डॉक्यूमेंट, और मेकर कौन है ये आइडेंटिफाई होगा बाय द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हैंड राइटिंग, जिसके लिए BR शर्मा के प्रिंसिपल से उसको हमें देखना होगा। दूसरी बात, क्या उसको बनाने के पीछे कोई इंटेंशन, कोई डैमेज या कोई इंजरी कॉज करने की थी। और तीसरी बात, डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्या थी, मीन्स किसको रॉन्गफुल लॉस हुआ और किसको रॉन्गफुल गेन हुआ। अगर ये एलिमेंट के आंसर नेगेटिव में है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर पॉजिटिव है तो उस पर वर्क करना है, ताकि हम एक अच्छा बचाव तैयार करते हुए एक डिफेंडिंग पॉइंट जो है कोर्ट में रख सकें और अपने राइट्स को जो है वो सिक्योर कर सकें। तो फॉर्जरी के मैटर में कैजुअल ना लड़ें, पूरी तैयारी करें। एक एक एलिमेंट पर आपको काम करना है, किसी भी एलिमेंट को आप डिस्टर्ब करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं तो सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट में जो बेसिक प्रोटोकॉल है टू प्रूव द केस बियॉन्ड डाउट, उसको आप इजीली डिसॉल्व कर पाएंगे। क्लियर हो गया? तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, इसने आपको एनलाइटन किया होगा, और किस तरह से आप इन केसेस में बचाव कर सकते हैं उसके लिए आपको कंसेप्चुअली जो है जानकारियाँ आज की वीडियो के मार्फत प्राप्त हुई होंगी। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें सोनी अरेना से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।